नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 में कृषि वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चरल बॉटनी उसका एक और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चैप्टर लेकर आ चुका हूं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इसका टाइटल क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर पहले मैं ब्रश इनेबल कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज का टॉपिक रहेगा कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी जगह पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी का जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल बायोलॉजी। उसमें सेल डिवीजन है, सेल ऑर्गेनेल है, सेल साइकिल है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आज हम एग्रीकल्चर बॉटनी का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कोशिका का। एक कोशिका मतलब कोशिका विभाजन का, एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। देखिए, कोशिका विभाजन बहुत ही सिंपल की डिफिनेशन है कि एक कोशिका जो है वो टूट जाती है और दो या उससे भी ज्यादा कोशिकाएं बना देती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कोशिका विभाजन। और देखिए, यहाँ पर जंतुओं में जो कोशिका विभाजन है वो सेंट्रोसोम द्वारा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो प्लांट्स होते हैं, जो हम एग्रीकल्चर बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सेल प्लेट द्वारा होता है, ठीक है। अब कोशिका विभाजन तीन प्रकार के से होता है। पहला है यहाँ पर असूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं एमाइटोसिस। दूसरा है समसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं माइटोसिस। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, एमाइटोसिस जो है ये काफी कम यानी कुछ विशेष प्रकार के पौधों में होता है। यहाँ पर देखिए, एमाइटोसिस इसको बोलते हैं हम असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस, ध्यान में रखना है आपको। इसकी खोज देखिए, तो एमाइटोसिस की खोज जो है रिमेक नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने की थी। और इसका जो खोज है आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है। एमाइटोसिस का खोज 1841 में जो है वो रीमेक ने की थी, ठीक है। और यह कुछ कवक यानी कुछ फंगस में पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और ये कुछ एल्गी में पाया जाता है। इस प्रकार का विभाजन केवल निम्न श्रेणी के पौधों में या एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं। यह अनेक जीवाणु तथा कुछ प्रोटोजोआ आदि में भी पाया जाता है। इसमें केंद्रक जो होता है उसकी कुछ विशिष्ट अवस्थाएं नहीं बनती हैं। इस प्रकार के विभाजन में केंद्रक जो है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, वो लगभग बीच में से दबकर दो भागों में टूट जाता है। देखिए, केंद्रक के बारे में हम आपको केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सारी चीजें हम आपको सेल ऑर्गेनेल इससे पहले जो टॉपिक है वहां पर बता चुके हैं, उसको भी आप जरूर देखेंगे। इसमें कोशिका द्रव्य भी दबकर दो अर्धांशों में टूट जाता है, क्योंकि यहाँ क्रोमेटिन पदार्थ दोनों जो पुत्री कोशिकाएं जिसको बोलते हैं डॉटर सेल में बराबर बराबर मात्रा में नहीं पाया जाता। यहाँ पर देखिए फिगर में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, ये केंद्रकीय पदार्थ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये केंद्रकीय पदार्थ है। और ये जो है ये कोशिका जो है, कोशिका द्रव्य यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये बदलेगी। और यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर ऐसा विभाजन होगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बन गई हैं। फिर देखिए, दूसरा है समसूत्री विभाजन, या इसी का दूसरा नाम है सूत्री विभाजन, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसको कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सूत्री विभाजन या समसूत्रण, इसी को कायिक सूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस देखिए इसका मतलब क्या होता है। माइटोसिस इसी को कहते हैं सोमैटिक माइटोसिस, ये आप ध्यान में रखेंगे। या इसी को कहते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन, ये भी आप ध्यान में रखना है। यह सभी प्रकार की कायिक कोशिकाएं जो सोमैटिक सेल होती हैं, जैसे नाम ही में है सोमैटिक, यहाँ पर देख सकते हैं आप सोमैटिक माइटोसिस, तो ये सोमैटिक सेल्स में होता है। और इसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में की थी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। माइटोसिस वह क्रिया है जिसमें केंद्रक के क्रोमेटिन पदार्थ से विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स लंबाई में मध्य में से दो भागों में विभाजित होकर संतति केंद्रक बनाते हैं। माइटोसिस जो शब्द है वो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, मैं आपको बता दूं, दो शब्दों से बना है। पहला है माइटो और दूसरा है ओसिस, ठीक है। तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड, यानी थ्रेड मतलब होता है मतलब धागा। और ओसिस का मतलब होता है स्टेट यानी अवस्था।
तो थ्रेड स्टेट हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइटोसिस दो भागों में ये बटा रहता है। पहला है केंद्रक विभाजन, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, जैसे केंद्रक का अध्ययन है कैरियोलॉजी, ठीक है, तो ये कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा है कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जैसा कि जो साइटोलॉजी है, सेल स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस, तो इसमें जो केंद्रक है सिर्फ वही डिवाइड करता है, सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है, और ये दो चरणों में पूरा होता है कैरियोकाइनेसिस। पहला है जिसको बोला जाता है यहाँ पर, पहला इंटरफेज, जिसको बोलते हैं विभाजन अंतराल प्रावस्था, और दूसरा डिवीजन फेज, जिसको बोलते हैं विभाजन प्रावस्था, ठीक है। विभाजन अंतराल प्रावस्था यानी इंटरफेज देखिए, तो यह क्या करता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह विभाजन पूर्व प्रारंभ होने की प्रावस्था है, ठीक है। जो विभाजन है उसके शुरू होने के पहले की अवस्था जो है वो विभाजन अंतराल प्रावस्था यानी इंटरफेज कहलाती है। यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आप लोग जानते होंगे कोशिका द्रव्य बोलते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कराया है कि वृद्धि गुणसूत्रों के डुप्लीकेशन, जिसको द्विगुणन बोलते हैं, उसके डीएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण आदि जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। इंटरफेज में कोशिका विभाजन हेतु तैयार होती है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए विभाजन प्रावस्था, जिसको बोलते हैं डिवीजन फेज, तो ये चार उप चरण में बटा रहता है। कौन कौन से चरण है, पहला है यहाँ पर पूर्वावस्था, जिसको बोलते हैं प्रोफेज, दूसरा है मध्यावस्था यानी मेटाफेज, तीसरा है पश्चावस्था यानी एनाफेज, और चौथा है अंत्यावस्था यानी टीलोफेज। इसका मैंने आप लोगों के लिए फार्मूला बनाया है कि आप लोग कैसे इसको याद करेंगे। तो फार्मूला कुछ ऐसे है, पी मैट, PMAT या पी मैट आप बोल सकते हैं। पी से हो जाएगा प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ट्रिक, यहाँ पर देखिए मैंने ट्रिक तो लिखा तो हुआ है, लेकिन पी मैट यहाँ पर सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है यह एक एक के बाद यहाँ पर टी होगा, ठीक है। तो ये प्रकार से होगा। यह देखिए पूर्वावस्था यानी प्रोफेज के बारे में, तो यह देखिए वैसे तो चार अवस्था में पूरा होता है, लेकिन यहाँ पर जो विशेष चीजें हैं वो मैंने लिखा है। तो प्रोफेज दो अवस्था में पूरा होता है, पहला अर्ली प्रोफेज यानी अगेती पूर्वावस्था बोल सकते हैं, दूसरा लेट प्रोफेज यानी पछेती पूर्वावस्था बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगेती पूर्वावस्था यानी अर्ली प्रोफेज में, तो इसमें कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं, उसके सभी कोशिकांग या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या गोल्जी बॉडी हो या आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो या वैक्यूल हो, ये अलग होकर गायब हो जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव यानी अपोजिट पोल की ओर जाना शुरू कर देते हैं। क्रोमेटिन फाइबर सघन यानी कंडेंस हो जाता है, डीएनए जो है वो डबल हो जाता है। अब देखिए पछेती पूर्वावस्था जिसको बोलते हैं लेट प्रोफेज, तो इसमें सेंट्रियोल अपोजिट देखिए अर्ली प्रोफेज पर जाना शुरू करेगा अपोजिट पोल पर, और लेट प्रोफेज में पहुंच जाता है। एस्टर किरणें, जिसको एस्टर रेस बोलते हैं, वो बनती हैं। एस्टर रेस जो है वो सेंट्रियोल को होल्ड करने का, पकड़ के रखने का काम करती है। गुणसूत्र या सेंट्रोमियर, मतलब गुणसूत्र सेंट्रोमियर, जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं, उसकी सहायता से स्पिंडल फाइबर से जुड़े यानी उसे अटैच हो जाती है, ठीक है। मध्यावस्था यानी मेटाफेज देखिए, तो यह गुणसूत्र को देखने के लिए सबसे आदर्श अवस्था है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र साफ साफ दिखाई देते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि गुणसूत्रों को देखने के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है, तो आप ये ध्यान रखिए कि वो है मेटाफेज यानी मध्यावस्था, ठीक है। इसमें गुणसूत्र संघनन यानी कंडेंसेशन पूर्ण हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे प्रोफेज में कंडेंस होना शुरू करते हैं और मेटाफेज में कंडेंस हो जाते हैं पूरी तरह से, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें क्रोमोसोम जो है वो भूमध्य रेखा, जिसको आप बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, उस पर आ जाते हैं। प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र जिसको क्रोमेटिड है, उसके गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर से ट्रैक्टाइल तंतु के सिरे पर स्थित ध्रुव उससे जुड़ जाते हैं। फिर देखिए पश्चावस्था यानी एनाफेज, तो इसमें क्रोमेटिड टूटकर ध्रुवों पर चला जाता है और सेंट्रोमियर अलग अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र को ध्रुवों तक ले जाने के लिए लगभग 30 ATP जो है वो काम करते हैं। और अंत्यावस्था यानी टीलोफेज जो लास्ट वाला है वहां पर देखिए, तो यह अर्ली प्रोफेज का विपरीत होता है। इसमें गुणसूत्र ध्रुवों पर एक छोटी संरचना बनाते हैं, ये सेंट्रियोल से जुड़े होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
और क्या होता है इसमें, इसमें सभी कोशिकांग जो प्रोफेज में, हमको पता है कि प्रोफेज में सारे कोशिकांग गायब हो जाते हैं। तो ये जो आपका लास्ट वाला टीलोफेज होता है, इसमें वापस से सारे कोशिकांग दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए मियोसिस, अभी तक तो हमने माइटोसिस देखा था, माइटोसिस देखा। अब देखिए मियोसिस के बारे में, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो आपको ध्यान में रखना है कि मियोसिस की खोज जो है वो इस शब्द फार्मर और मुरे नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह विभाजन गुणसूत्रों की जनन कोशिकाओं में, जन जो जर्म सेल होती हैं वहां पर यह होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और विभाजित होने वाली, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका माइटोसिस है सोमैटिक सेल में हो रहा है, लेकिन जो मियोसिस है वो जर्म सेल में होता है, ध्यान में रखना है। विभाजित होने वाली कोशिका की संख्या द्विगुणित यानी डाइप्लॉइड, जिसको 2n बोलते हैं, वो हो जाती है। इस विभाजन के फलस्वरूप संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका जो मदर सेल है उससे आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या फिर से दोगुनी 2n यानी डाइप्लॉइड हो जाती है। मियोसिस में कोशिका विभाजन 2 बार होता है। पहले विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी n हो जाती है, दूसरे विभाजन माइटोसिस की तरह होता है। ठीक है, यह 2 चरणों में होता है। यहाँ पर कौन से चरण है, पहला है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा है मियोसिस सेकंड। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन देखिए, जिसको मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं, तो ये 4 चरणों में होता है। देखिए, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट 5 उप चरणों में पूरा होता है। पहला है लेप्टोटीन, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, लेप्टोटीन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो कोशिका विभाजन हेतु तैयार होती है और गुणसूत्र पर क्रोमोमेयर्स स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर देखिए जाइगोटीन, जिसको सिनेप्टोट्रीन भी बोलते हैं, तो इसमें गुणसूत्र जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड हो जाते हैं, जिससे सूत्र युग्मन कहते हैं, और इसी में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह कि पूछा जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जाइगोटीन या सिनेप्टोट्रीन में बनता है। फिर देखिए पैचिटीन के बारे में, तो पैचिटीन में सूत्र युग्मित गुणसूत्र आपस में और अधिक मजबूती से लिपट जाते हैं, क्रोमोमियर्स अत्यधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अब समजात जोड़ा स्पष्टतः 4 सूत्र वाला जो टेट्रावैलेंट दिखाई देता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर, इंपॉर्टेंट लाइन आप देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, पैचिटीन में होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखिए डिप्लोटीन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए डिप्लोटीन में क्या होता है, तो इसमें देखिए मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या पूछी जाती है कि क्रियाजमेटा का निर्माण किसमें होता है। आपको ध्यान में रखना, क्रियाजमेटा जो है वो डिप्लोटीन में बनता है। गुणसूत्र अपनी टेट्रावैलेंट स्थिति में अत्यंत छोटे व मोटे दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो 5वां चरण है वो है डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसमें गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं, क्रियाजमेटा का आकार घट जाता है, और इस समय तक केंद्रक कला जो होती है और केंद्रिका जो न्यूक्लियस होता है वो यानी लुप्त हो चुके होते हैं, और तर्क भी अब तक उत्पन्न हो जाता है। गुणसूत्र टेट्रावेलेंट अवस्था में तर्क की मध्य रेखा जो इक्वेटर होता है उसकी ओर खिसकने लगते हैं। नोट लाइन यहाँ पर क्या है कि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन को रोकने के लिए काल्चिकम ऑटम नेल का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ये आपकी क्लास में नहीं पूछेगा 11th में, लेकिन ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर तो हमने बता दिया है। आगे देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रथम मध्यावस्था मेटाफेज फर्स्ट। अभी तो हमारा प्रोफेज फर्स्ट था, उसमें हमने उसके उपचरण देखे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब देखिए मेटाफेज जो है आपका, मेटाफेज फर्स्ट को, तो इसमें टेट्रावेलेंट गुणसूत्र जो है, टेट्रावेलेंट गुणसूत्र की मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं वो, और मध्यावस्था प्लेट बन जाती है जो मेटाफेज प्लेट है। ट्रैक्टाइल फाइबर्स गुणसूत्रों के साथ सेंट्रोमियर पर जुड़ जाते हैं, और टेट्रावैलेंट के दोनों गुणसूत्रों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक बढ़ जाता है। एनाफेज फर्स्ट देखिए, तो प्रतिकर्षण के बढ़ने और टेक्टाइल फाइबर्स के सिकुड़ने के कारण टेट्रावैलेंट के दोनों बाइवैलेंट गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं, और इस समय तर्क मध्य से कुछ पिचक जाता है और दोनों ध्रुवों की ओर दूरी जो है वो बढ़ जाती है। बाइवैलेंट गुणसूत्र जो है वो ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। फिर टीलोफेज फर्स्ट देखिए, तो इसमें आपका ये होता है कि बाइवैलेंट गुणसूत्र ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए केंद्रक कला और केंद्रिका आदि स्पष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार दोनों ध्रुवों पर एक एक केंद्रक बन जाता है। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन जो साइटोकाइनेसिस है, इसका देखिए, तो इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन प्राय मियोसिस फर्स्ट तक पूर्ण नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है। इस कारण मियोसिस सेकंड की तैयारी चलती है। ठीक है, और यदि यह होना होता है तो जो सेल प्लेट होती है वो टीलोफेज से भी पहले बनने लग जाती है। यहाँ पर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन देखिए, तो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा बनी दोनों कोशिकाएं केंद्रक
या कोशिकाएं या केंद्रक प्रायः एक साथ विभाजित हो जाते हैं। यह विभाजन साधारण विभाजन माइटोसिस की तरह होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए मियोसिस फर्स्ट की भी वही है, जो मियोसिस फर्स्ट में था प्रोमेटा एनाटिलो फर्स्ट, वही मियोसिस सेकेंड में है। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टिलोफेज सेकेंड। अब यहाँ पर ये जो पेज है ये आपका बोनस पेज है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो कोष का विभाजन है वो हमने रख दिया है, पूरा जो हमने क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कोश का विभाजन, इसके 3 पार्ट्स हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ए माइटोसिस रीमेक ने 1841 में खोजा, माइटोसिस 1882 में जो है आपके फ्लेमिंग में, और मियोसिस 1905 में फार्मर मुरे ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइटोसिस, इसके फिर 2 पार्ट्स हमने बनाए। केंद्रक विभाजन है आपका कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद से जो है आपका यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस, ये आपको ध्यान में रखेंगे। फिर कैरियोकाइनेसिस के फिर 2 पार्ट हैं, इंटरफेज और दूसरा है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज के फिर 4 पार्ट हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद से देखिए मियोसिस के जो हैं उसके भी यहाँ पर 2 चरण हैं, कौन कौन से। मियोसिस फर्स्ट है आपका, यहाँ पर देख लीजिए 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका मियोसिस फर्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं, और मियोसिस सेकेंड है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकेंड में प्रोमेटा एनाटिलो सेकेंड। और यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे यहाँ पर चरण जो क्लासिफिकेशन है पूरा यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सेल डिवीजन कंप्लीट करा दिया। अब ये जो पीडीएफ है, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये कंटेंट, इस पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज ही पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आज पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स जो है वो बना लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन है आपके मन में तो हमें कमेंट के द्वारा लिख लीजिए, और अगर कोई और क्वेरी है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 11th 12th एग्रीकल्चर बीएससी फर्स्ट ईयर की सारी क्लासेज हम ला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।